क्या क्रूज मेंटेनेबल था या मेंटेनेंस उसका प्रॉपर था? ये इस सवाल का जवाब है। 3 जेसीबी 8 घंटे लगी रहीं, तब जाके हमने इसको टुकड़े कर पाए। क्रूज अगर आपकी नज़र में इतना ज़्यादा मजबूत था कि वो किसी भी परिस्थिति को झेल सकता था, तो फिर हादसा कैसे हो गया? उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, कभी-कभी ऐसा होता है। क्या येलो अलर्ट जब जारी था, तो उस कंडीशन में क्रूज ले जाना जायज़ था? प्रकृति से मनुष्य नहीं जीत पाया है। क्या लाइफ जैकेट अगर पहले से पहने रहते हुँ, तमाम पर्यटक, हुँ। तो क्या कैजुअल्टी कम हो सकती थी? फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी तो लाइफ़ जैकेट पहन के बैठते नहीं हैं। क्या चालक की गलती थी? लोगों ने उससे कहा कि मौसम बिगड़ रहा है, आप वापस ले लो, लेकिन चालक ने नहीं किया ऐसा। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात कहाँ से उठी है। सबक क्या लिया? अब तो येलो अलर्ट क्या, अगर हम देखेंगे वेव 1 किलोमीटर पर आवर भी विंड है, हम वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी उस दिन नहीं करेंगे। बरगी बांध क्रूज हादसा आखिरकार क्यों हुआ? कैसे हुआ? किस वजह से हुआ? क्या उन तमाम लोगों को बचाया जा सकता था? क्रूज को किनारे लगाया जा सकता था? मौसम खराबी थी तो क्रूज वहां तक गया क्यों? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के जहन में गूंज रहे हैं कि क्या 13 लोगों को बचाया जा सकता था या हादसे को टाला जा सकता था। और इन सवालों के जवाब में आप जब सोशल मीडिया खंगालेंगे या मीडिया खंगालेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो शायद गलत भी हो सकती हैं। इन तमाम सवालों को जानने के लिए, उनके सवालों के जवाब को खंगोलने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कमांडर राजेंद्र निगम। और ये वो शख्स हैं जिनकी निगरानी में मध्य प्रदेश में तमाम क्रूज संचालित होते हैं। न केवल संचालित होते हैं बल्कि इनकी ही निगरानी में, इनकी ही मॉनिटरिंग में उन क्रूजेस को डिजाइन भी किया गया है। सर, आपका विस्तार न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि जब ये कहा जाता है कि क्रूज जो है सबसे सुरक्षित एक वाहन है जिसके जरिए आप वाटर में, पानी में आसानी से घूम सकते हैं, तो फिर ये हादसा कैसे हो गया? पहला सवाल ये कि क्रूज क्या इतना मजबूत था कि ऐसे स्थितियों को झेल सके? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मैंने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया है सेलिंग बोट से। क्रूज़ के बराबर ही बोट थी लेकिन वो हवा से चलती थी और मैंने बहुत स्टॉर्म एंड सीवियर कंडीशन फेस की हैं। और जो क्रूज़ यहाँ पे बना है एफआरपी मटेरियल का, इसी मटेरियल की हमारी बोट थी भी थी एफआरपी मटेरियल की, जिसने कई स्टॉर्म सहे थे, इसीलिए हमने इस मटेरियल को चूज़ किया। जो क्रूज़ की डिज़ाइन है, ये बड़ी स्पेसिफिक एंड मॉडर्न हाइड्रोडायनेमिक डिज़ाइन है, जिसने सारे हाइड्रोफॉयल फोर्सेस को कंसीडर किया गया है। इसको हम कैटामरान हल बोलते हैं। इसमें 2 हल जॉइन करते हैं, बोट नहीं है, 2 हल्स को जॉइन किया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर एक बोट बनाई जाती है। कैटामरान हल आप देख लीजिएगा, आपको इससे नेट्स में मिल जाएंगे। दुनिया के सबसे सुरक्षित हल माने जाते हैं। इसमें 2 हल होने के कारण एक हल अगर नीचे जाता है तो दूसरा उसको काउंटर बैलेंस करता है, इसलिए इसमें दुर्घटना होने की संभावना नगण्य होती है। और ये इसमें क्योंकि बीच में गैप रहता है, इसलिए पानी के फोर्सेस को गैप सह लेता है। यहाँ पर जो बरगी में हुआ, जो हमारा क्रूज था, ये एफआरपी का क्रूज था, 2006 में बना हुआ था। एफआरपी क्रूज की लाइफ जनरली 20 से 25 साल होती है। 2024 में हमने इसका मीडियम रिफिट किया। मीडियम रिफिट का मतलब क्रूज को बाहर लाके 6 महीने बाहर रखा, पूरे इसके हल पार्ट्स ओवरऑलिंग की, इसके बॉटम चेक किया और 100% क्रूज को नया किया। तो इसकी लाइफ 10 साल और हो गई। टेक्निकली रिकॉर्ड हैं ये हमारे पास और ये सारे लेड डाउन नॉर्म्स हैं नेवल यानी कि ये जो आर्किटेक्चर। सवाल उठ रहा था जी। कि क्या क्रूज हाँ। मेंटेनेबल था या हम्म। मेंटेनेंस उसका प्रॉपर हम्म। था, हम्म। ये इस हम्म। सवाल का जवाब है। यस, इसी का है, यही मेरे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास मीडियम रिफिट का फोटोग्राफ्स हैं, कंपनी का टेंडर है। हमने 38 लाख रुपीस मीडियम रिफिट में खर्चा किए। कूज हमारा 70 लाख का था और मीडियम रिफिट में 38 लाख रुपया खर्चा किए। इसके इंजन बदले गए, इसका हल रिपेयर हुआ, पूरा शाफ्ट बदले गए। ये सारे रिकॉर्ड हमारे पास हैं, कोई भी आके ठीक देख है। सकता सवाल अब दूसरा ये है कि क्रूज अगर आपकी नजर में इतना ज्यादा मजबूत था है। कि वो किसी भी परिस्थिति हम्म। को झेल सकता था, तो फिर हादसा कैसे हो गया? हाँ, हादसे के पहले एक ने मजबूती पे सवाल उठाया, उसकी प्रैक्टिकल चीज़ आप देख सकते हैं। इसके बाद जब हम क्रूज़ बाहर लेके आए, अनफॉर्च्यूनेटली हमको इसको पीस में करना पड़ा। 3 जेसीबी 8 घंटे लगी रहीं, तब जाके हम इसको टुकड़े कर पाए। वही जेसीबी जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग को गिरा देती हैं, इतना मजबूत इसका हल और बॉटम था। लेकिन नेचर में कभी-कभी हम कहते हैं ना, प्रकृति से मनुष्य नहीं जीत पाया है।
वन ऑफ द फ्रीक फिनोमिना वर्ल्ड में होता है कभी कभी। बर्मुडा ट्रायंगल आपने सुने होंगे, वहाँ पे कितने टैंकर कभी सॉलो कर गया है शिप। ये फ्रीक फिनोमिना हमको मिनी साइक्लोन भी कहते हैं, मिनी सुनामी भी कहते हैं। जो नेचर क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से इसका प्रेडिक्शन बहुत डिफिकल्ट हो गया है। जब लो प्रेशर क्रिएट होता है कहीं भी, स्पेशली बरगी डैम में जो समुद्र के जैसा है, इसके चारों तरफ पहाड़ियां हैं, यहाँ पे वेंचुरी इफेक्ट काफ़ी होता है हवा का। उस दिन अचानक वेव्स कंडीशन उतनी ख़राब नहीं थी, हवा नहीं चल रही थी, सडन अनप्रेडिक्टेबल ये मिनी साइक्लोन एक जगह क्रिएट हो गया जिसको बवंडर बोलते हैं। क्रूज हमारा उस बवंडर में शायद फंस गया, उसको किनारे लाने की कोशिश की गई। उस हवा के बवंडर के कारण वेव की जो हाइट होती है एकदम से बढ़ गई, जो 6 से 7 फीट ऊपर जाती है, 6 से 7 फीट नीचे आती है। तो हुआ क्या एक्चुअली, क्योंकि हमारे पास कैटमरान बोट है, ये एक हल अगर नीचे जाता दूसरा ऊपर उठता तो वो बैलेंस करता है। लेकिन 1 इन मिलियन चांस है कि दो वेव्स ऐसी बने, एक वेव नीचे जाए और दूसरी वेव ऊपर जाए, तो वो उस क्रूज को एकदम से 45 डिग्री टिल्ट करेगी। ये बहुत रेयर चांस है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है। नेवल आर्किटेक्ट में ये थ्योरी है, आप बुक में देख सकते हैं, गूगल से चेक कर सकते हैं। और उसी समय सडन विंड गस्ट आया होगा और इसको कैप्साइज किया, लेकिन पूरा नहीं डूबा ये क्रूज, फिर भी तैरता रहा, तो फेटलिटी बहुत ज्यादा हो जाती। हाफ तैरता रहा क्योंकि कैटामरान हल था ये, इसलिए फेटलिटी रेट कम रहा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इसको किनारे क्यों नहीं ला सके हम। किनारे चारों तरफ रॉक्स हैं। ये प्रोटोकॉल है, नियम है कि रॉक्स में हम कोई भी फाइबर ग्लास नहीं ले जाएंगे। मैंने देखा ग्रेट बैरियर रीफ में हजारों शिप क्रैश हुए हैं, वो सारे रॉक्स पे गए हैं। अगर ये रॉक्स पे जाता तो पूरा का पूरा क्रूज ही क्रैश हो जाता, आग लग सकती थी, टुकड़े टुकड़े हो जाता, हमको बहुत बड़ा इसका मूल्य चुकाना पड़ता। लेकिन इसका कंट्रोल क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जो कि वेव्स 4-4, 5-5 फीट की ऊपर नीचे बनने लगी। इसमें छोटा सा प्रोपेलर होता है जो इसको आगे बढ़ाता है, छोटा सा रडर होता है जिसको टर्न करता है। तो इंजन से उसने थ्रस्ट दिया होगा स्कीपर ने, लेकिन बार बार प्रोपेलर पानी के बाहर आ जाने के कारण, जैसे कार का ब्रेक फेल हो गया, गियर फेल, बॉक्स फेल हो गया, वो प्रोपेलर बाहर ही घूमता रह गया, इसको आगे नहीं बढ़ा पाया। और रडर भी पानी के बाहर आ गया, वेव्स ऐसे ऐसे चल रही हैं, वो उसके कारण वो टर्न नहीं कर पाया। ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, रेयर ऑफ द रेयर इंसिडेंट था कि क्रूज आउट ऑफ कंट्रोल कहते हैं हम इसको, एसओएस कहते हैं। उसने फ़ोन किया यहाँ पर, यहाँ से सारी रेस्क्यू बोट हमारी मिनी क्रूज जो थी 33 से यहाँ से निकली, उनको पहुँचने में भी टाइम लगा क्योंकि वो भी वेव्स फेस कर रही थी, लेकिन उसने फ़ोन किया, वो रिकॉर्ड में है। और चूंकि क्रूज आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, सडन फिनोमिना जो मैंने आपको बताया, उस गस्ट के कारण क्रूज एकदम से पलट गया। उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ नेचर चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें, वाटर फोर्सेस ऐसे हैं दुनिया में जिनकी इवोल्यूशन आज तक हो ही नहीं सका है। हमको इस बात को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है। सवाल नंबर 3 मेरा, कि मध्य प्रदेश में उस दिन यानी कि 30 तारीख को येलो अलर्ट जारी किया था और ये कहा गया था कि कई क्षेत्रों में तेज आंधी तूफान चल सकता है, और वैसा हुआ भी। क्या येलो अलर्ट जब जारी था तो उस कंडीशन में क्रूज ले जाना जायज था? मैं आपको इस बात को समझाना चाहूँगा, 3 तरीके के अलर्ट होते हैं, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट एंड रेड अलर्ट। येलो अलर्ट में कोई भी चीज़ मना नहीं होती है। येलो अलर्ट इज ए वार्निंग कि वेदर खराब हो सकने की संभावना है। सडन चेंज जो आया दैट वाज ए फ्रीक चेंज, लेकिन नॉर्मल कोर्स में येलो अलर्ट में हम कोर्स ये मान के चलते हैं कि हमको सावधान रहना है। जो मैंने उसका कोर्स देखा क्रूज का, यहाँ आने के बाद एनालिसिस किया, हम नॉर्मल कोर्स में बोट क्लब के दाहिनी तरफ बहुत दूर जाते हैं, लेकिन जो मैंने इंसिडेंट देखा है वो बाईं तरफ हुआ है, जो बिल्कुल बोट क्लब के सामने है। तो शायद स्कीपर को इसका अंदेशा रहा होगा येलो अलर्ट की वजह से, विंड की वजह से, कि वेदर खराब हो सकता है, इसलिए बोट क्लब के सामने ही गया है वो। येलो अलर्ट में हम कभी चीज़ें स्टॉप नहीं करते, लेकिन अब हमने ये लेसन लर्न किया है, वेदर फ्रीक फिनोमेना हम फेस कर सकते हैं। अब हमने ये इंस्ट्रक्शन इशू किया है कि कोई भी अलर्ट हो, जरा भी विंड कंडीशन हो 2 किलोमीटर की भी, हम वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करेंगे। ठीक। सवाल नंबर 4, लाइफ जैकेट। तमाम जो यात्री थे उस दिन के वीडियो सामने आए हैं और उसमें लाइफ जैकेट नहीं पहने गए थे। क्या लाइफ जैकेट अगर पहले से पहने रहते तमाम पर्यटक तो क्या कैजुअलिटी कम हो सकती थी या बिल्कुल नहीं होती? लाइफ जैकेट का क्या नियम है सर क्रूज को लेकर? ये बहुत बढ़िया सवाल है। एक एसोसिएशन है, क्रूज लाइन इंटरनेशनल एसोसिएशन, इसको आप गूगल करिएगा, CLIA, उनके द्वारा गाइडलाइंस और नियम बनाए गए हैं। क्रूज बोट में लाइफ जैकेट स्टोर किए जाएंगे और लोगों को दिए जाएंगे जब इमरजेंसी होगी। आप गोवा गए होंगे, स्विट्जरलैंड गए होंगे, जेनेवा गए होंगे, हमें सब गए हों,
जहाँ भी क्रूज चलते हैं वहाँ पे डांस होते हैं, डीजेज होते हैं, होटल में जाते हैं, लोग लाइफ जैकेट पहन के नहीं बैठते हैं। लाइफ जैकेट उनको सामने रहते हैं। लाइफ बोट्स होती हैं शिप में। अगर शिप की कैपेसिटी 2000 है तो इतनी लाइफ बोट होनी चाहिए कि उसको लोग इमरजेंसी पे यूज कर सके। तो 200 लाइफ बोट होंगी जिसमें 10 लोग बैठ सकते हो। वो शिप के चारों तरफ होती हैं। शिप में भी हम लाइफ जैकेट पहन के नहीं बैठते। तो क्रूज की लाइंस की यही गाइडलाइंस है। क्रूज में लाइफ जैकेट पहन के बैठना नहीं है, लेकिन क्रूज को बोट में लाइफ जैकेट अवेलेबल होना चाहिए। और ठीक 25/4 तारीख को हमने उनको 70 नए लाइफ जैकेट दिए, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है, आप उसके फोटो ले सकते हैं। उसमें रिसिप्ट है कि उसमें 60 बड़े बच्चों के 60 बड़े लोगों के और 10 छोटे बच्चों के लाइफ जैकेट प्रदान किए गए हैं और उसको हमने सामने स्टोर करके रखा हुआ था। तो हमने बिल्कुल वही नियम फॉलो किए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय। आप भी नहीं चाहेंगे, मतलब अनफॉर्चुनेट हादसा हो गया, आपका कहना सही, अगर आप लाइफ जैकेट पहन के बैठे होते तो तुरंत। लेकिन जनरल ट्रेंड, जनरल फॉलो, टूरिज्म ट्रेंड यही है कि क्रूज जैसी बोट में जहां आप लेजर के लिए जाते हैं, लेजर सेलिंग के लिए जाते हैं, खाना खाएंगे, एसी रूम में बैठेंगे, डांस करेंगे, इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, फोटो अच्छी नहीं आएगी तो लाइफ जैकेट पहन के बैठते नहीं हैं। और उसको एक्सेप्ट भी किया गया अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा। बिल्कुल। सवाल नंबर 5वां और सबसे अहम, जो चालक था महेश पटेल, जिस पर कार्रवाई भी हुई है, क्या वो योग्य था क्रूज चलाने के लिए? क्या उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे थे? क्या वो वाकई इस लेवल का था व्यक्ति कि वो क्रूज चला सके? उसकी क्या हिस्ट्री है सर आपकी? क्योंकि ये सवाल बहुत अहम है और सबके जहन में ये उठ रहा है कि क्या चालक की गलती थी? लोगों ने उससे कहा कि मौसम बिगड़ रहा है, आप वापस ले लो, लेकिन चालक ने नहीं किया ऐसा। ये तमाम सवाल लोगों के जहन में है। क्या जवाब? सबसे पहले तो आप ये फोटो ले लीजिए। ये उसके लाइसेंस की फोटो है। इसको कहते हैं क्रूज ड्राइविंग लाइसेंस और लाइफ सेविंग लाइसेंस। महेश को 1 साल पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स गोवा से ये सर्टिफिकेट मिला था और ये सर्टिफिकेट पहला नहीं है। 10 साल से वो क्रूज चला रहा है और हर 2 साल में ये सर्टिफिकेट रिन्यू होता है। तो हमारे सारे बोट चालक, सारे बोट मेंबर्स गोवा जाते हैं या गोवा की टीम यहाँ आती है, उनको 10 दिन की ट्रेनिंग देती है। उसमें क्रूज चालन, लाइफ सेविंग और इमरजेंसी हैंडलिंग की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके पास इस तरीके के 10 साल के सर्टिफिकेट हैं। आप सारे लाइसेंस, क्योंकि 2 साल के बाद ये इनवैलिड हो जाता है, जबकि आरटीओ का लाइसेंस 15 साल के लिए होता है, लेकिन मरीन लाइसेंस ड्राइव करने का सिर्फ 2 साल के लिए होता है। और इसकी वैलिडिटी है 4 सर्टिफाइड डेज है 4/7/25 और वैलिडिटी है 3/7/27। 1 साल और वैलिड है ये। तो ये कहना कि वो क्वालिफाइड नहीं था, 10 साल से क्रूज चला रहा था यहाँ पर इसी जगह, एक्सपीरियंस भी था उसका, लाइसेंस भी था, लाइफ सेविंग भी लाइसेंस था, मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात कहाँ से उठी है। हम तो सोच भी नहीं सकते। हम गवर्नमेंट को ओबीडियंस ऑर्गेनाइजेशन है, हम ही लोग नियम फॉलो कराते हैं, हम कैसे नियम तोड़ सकते हैं जो भी नियम बने हुए हैं? ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो देखिए, अब सवाल नंबर मेरा 7वां है और सबसे अहम ये है कि इस तरह का हादसा हुआ, लोगों की जान चली गई, बरगी के इतिहास में पहला बार ऐसा हादसा हुआ है। सबक क्या लिया? क्योंकि क्रूज फिलहाल बंद है, भविष्य में कभी ना कभी फिर से शुरू होंगे, आदेश जारी होगा ही। अब सबक आपने क्या लिया? क्या सुधार किया जाएगा? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पहला सबक, हम ये तो प्रूफ हो गया कि हमारे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में कोई खामी नहीं थी, क्योंकि हम उसको कटल नहीं कर सके हैं। तो उसकी, लेकिन अब हम ये करेंगे जैसे एयरक्राफ्ट में होता है, हर बार जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो पूरा डेमो दिया जाता है। हमने खाली लाइफ जैकेट रखे थे, अनाउंसमेंट हम हर जगह समय करते हैं, भोपाल क्रूज में, तवा क्रूज में, कि लाइफ जैकेट अवेलेबल हैं, आप सामान बाहर नहीं फेंकेंगे, रेलिंग पकड़ के नीचे नहीं जाएंगे, पानी में नहीं कूदेंगे, ये सब अनाउंसमेंट किए जाते हैं। लेकिन हम इसको और ज़्यादा सीरियस लेने के लिए अब हम प्रॉपर डेमो करेंगे लाइफ सेविंग का। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो लाइफ जैकेट ऐसे पहनना है। और ये सही है कि चाहे उसमें 10 का भी क्रू हो, अगर 80 लोग पूरे होंगे तो 10 को लाइफ जैकेट क्रू नहीं पहना पाएगा, वो तो शिप को संभालने की कोशिश करेगा। ये जरूर हम अब इम्प्रूवमेंट करेंगे कि उस क्रूज जाने के पहले हम सबको लाइफ जैकेट का डेमो दिखाएं, उनको पहना कर दिखाएं, जिससे लोग स्वयं जाकर लाइफ जैकेट प्राप्त करके पहन सके। ये हमने किया है। दूसरी बात, वेदर को हम और सीरियस ले रहे हैं। अब चूंकि आईएमडी के ऑफिसेज मिलते नहीं हैं, हम उनसे अब कांटेक्ट कर रहे हैं, हमको डेली वेदर अलर्ट मिलेगा। और अब तो येलो अलर्ट क्या, अगर हम देखेंगे वेव 1 किलोमीटर पर आवर भी विंड है, हम वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी उस दिन नहीं करेंगे। ये हमने डिसाइड किया है। बिल्कुल। तो देखिए, राजेंद्र निगम जी से हमने उन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जो सवाल हर एक के जहन में गूंज रहे हैं, उठ रहे हैं। कुल मिलाकर कहना चाहिए, हादसा हो गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, लेकिन सवाल यही थे कि आखिरकार ऐसे हादसे दोबारा ना हो, उसके लिए क्या सतर्कता बरतनी चाहिए। निगम जी ने उस तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कैमरामैन रविंद्र साथ, दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज।